हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेज। बेटा, जैसा आप जान रहे हो कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय रन कर रहा हूँ। इसका आपको लेक्चर मिल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट, कुछ बात करनी है मुझको। जैसे क्लासिफिकेशन से मैंने स्टार्ट किया था, आपको पीरियाडिक टेबल पूरा लर्न कराया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये पूरा लेक्चर दिया। तो इसका जो लेक्चर मैं देख रहा था, खुद अपना लेक्चर, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें जो आई वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ जैसे मैं भी लर्न कर रहा हूँ कि वे ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाते हैं कैमरा के पास, कैमरा के सामने। ये थोड़ा सा मतलब यूज टू नहीं होते हम सब, और कोई नई बात नहीं है, सबको जानकारी है, सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें पता होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे हैं वो मिस हो जाती हैं। कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ पीछे चीज़ें या लिख रहा हूँ, तो आप मुझे देख रहे हो ना कि बोर्ड देख पा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इरिटेट होता है जो भी लेक्चर देख रहा है उसको। जैसे हम सब देखते हैं किसी दूसरे का, तो वो चीज़ें मैंने समझी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो लेक्चर है हमारा, वो उसमें ये कुछ दिक्कतें आई हुई है, और कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी कि मैक में कुछ सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है, और अब जो आपको फ्रेश लेक्चर मिलेंगे अगले चैप्टर्स के, मतलब क्लासिफिकेशन के बाद के जो चैप्टर्स हैं, उसमें बहुत ही अच्छी आपको रिकॉर्डिंग है, बहुत ही अच्छा एडिटिंग हुई है उसकी, और वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, और आपको देखने समझने में पूरा मतलब मैं लिखूंगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरी आपको बैक साइड दिख रही है, और आप बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है ये छुप जाता है, नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज अब वो उसका पूरा प्रोसीजर बदल दिया गया, और ये बात समझ में मुझे भी आ गई कि कैसे चीज़ों को करना है। अब अभी भी मैं सुधार कर रहा हूँ कि क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो जो है इसके लिए डे बाई डे हम चेंजेज कर रहे हैं, और अगर आपको भी लगता है कुछ, आपको भी जानकारी है इसके बारे में, तो आप भी ज़रूर हमको इन्फॉर्म करिए, ठीक है, बताइए क्या है। और आप उससे ज़रा सा भी जो है लेक्चर, या तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग करा के डालवा दूंगा उसको, फिर से पड़ जाएगी वो पिक्चर, क्योंकि आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है, और रिकॉर्डिंग में तो है ही जो बताया आपसे मैंने, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप डिमांड करेंगे, कोई बात होगी, तो आप लिख के हमको बताइए। कैसे पता चलेगा कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा हट गया था, बीच में गैपिंग हो गई थी, ठीक है। तो क्लासेस सारे बंद थे, आप जान ही रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो एक फ्रेशमेंट नहीं था, रिफ्रेश नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उस वजह से पहला लेक्चर हमारा जो पहला चैप्टर है उसका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हमें ये लगता है। आपको कैसा लगता है आप बताइए हमको, ठीक। और अभी चल रहे हैं हम सब एल्कली मेटल्स पे, कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर ली थी आपसे, और हाइड्रेशन एनर्जी के बाद पोलराइजेशन पावर की बात कर ली थी, बिकॉज पोलराइजेशन पावर में फजांस रूल आ जाता है, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाइड्रेशन एनर्जी, फजांस रूल हो गया, दैट इज पोलराइजेशन। और उसके बाद अब आपको बात करनी है आपसे लैटिस एनर्जी की। तो आइए जरा देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या है, कैसे है, और क्या कैसे निकालते हैं, क्या डिफिनीशन होता है इसका, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखिए बेटा, लैटिस एनर्जी की मैंने डिफिनीशन ये लिखी हुई है, दो टाइप की डिफिनीशन इसकी दी जाती है। लैटिस एनर्जी को शॉर्ट में LEC लिख देते हैं। लैटिस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या? लैटिस का मतलब होता है, बहुत सिंपल अगर हम बताएं आपको, तो लैटिस का मीनिंग है जाल। समझ रहे हैं आप? हिंदी में इसको सर्च करेंगे तो नेट मिलेगा, जाल मिलेगा आपको, ठीक है। किसी चीज का नेटवर्क हो, बहुत ही उलझा हुआ नेटवर्क, जिसको आपस में खोलना आसान ना हो, वो होता है लैटिस, ठीक है। तो मैं ये समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा पिक्चर अगर आपको देखना है या समझना है, मतलब ब्रेन में आपके बैठ जाए लैटिस का मतलब, तो मैं कहूँगा कि चना आप जो है भिगो दीजिए, ठीक है। रात में भिगो दीजिए आप, सुबह आप देखिएगा तो वो पूरा बढ़िया फूल जाएगा, और उसके बाद फिर उसको कॉटन में बांध के थोड़े अंधेरे में आप रखते हो, मतलब अंकुरित कराना है उसको। तो चना अंकुर करा दीजिए,
थोड़ा सा अंकुर नहीं, थोड़ा बड़ा अंकुर निकले उसमें, 1-2 दिन 3 दिन आप उसको टाइम दीजिए, बड़े बड़े अंकुर निकल आए, और उसको कॉटन में आप बांध के रख दो, थोड़ा बहुत टाइट नहीं करना होता है, नहीं तो मतलब सारे ऑप्टिमम कंडीशन पर रख के उसके अंकुर निकालो। जब आप वो कॉटन ओपन करते हो तो सारे अंकुर उसमें उलझ जाते हैं। अब कोई आपसे बोले कि आप जो है एक चना निकालिए बहुत ही सही से कि टूटे ना, उसका अंकुर भी उसी में लगा रहे, तो बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अंकुर भी बड़ा मुलायम होता है तो टूट जाएगा। तो इसलिए जो है, जो आपके पास वो डिजाइन बनी हुई है चने के सारे, अगर जो है 50 चना 100 चना है और आपस में गुत्थी गुत्था उलझे हुए हैं, तो वही डिजाइन जो होती है उसी को लैटिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी ये लैटिस वाली बात आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स के लिए लैटिस एनर्जी या लैटिस की बात वहीं पे आती है। जैसे नमक है आपका NaCl, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl नमक का आपने देखा है जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्या उनकी कोई डिजाइन होती है? कोई डिजाइन नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, एक आर्डर में नहीं होते हैं, समझ रहे हैं आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये तो रेक्टेंगुलर है, समझ रहे हो आप, ट्राइगोनल प्लेनर है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप आयनिक कंपाउंड में, बिकॉज जो कैटायन एनायन है उनके बीच में फोर्स लगता है, और फोर्स ये नहीं देखता कि ऐसे लगाना है और ऐसे लगाना है, समझ रहे हो आप, फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं, दो चार्ज कहीं भी हो XYZ तुरंत अट्रैक्शन में आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर अट्रैक्शन रैंडम होने लगेगा तब जाके ये क्रिस्टल बनता है और ये लैटिस जनरेट होती है, और ये जो है लैटिस आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही होती है। और जब दो कैटायन एनायन ऐसे रैंडमली होते हैं, अच्छा डिफिनीशन है लैटिस एनर्जी है, तो 1 मोल लैटिस बने, 1 मोल आयनिक सॉलिड का प्रिपरेशन हो कैटायन एनायन से, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, अब गैसियस स्टेट में थे और अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन में बार बार बोलता हूँ आपसे, जहाँ अट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री के अलावा छोड़ दो, कहीं भी अट्रैक्शन होगा, आप किसी से अट्रैक्ट हो तो आपकी एनर्जी लॉस होगी, पूरे सिस्टम की दोनों की एनर्जी लॉस होगी, समझ रहे हैं आप। तो अट्रैक्शन में एनर्जी जाती है, लॉस होती है, रिलीज होती है। तो आइए जरा देखते हैं डिफिनीशन वाइज। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल आयनिक कंपाउंड दैट इज लैटिस इनटू देयर गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का मतलब है कि जिनसे मिलके वो बना हुआ है, ठीक है, कैटायन एनायन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दूसरा डिफिनीशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल गैसियस कैटायन एंड एनायन इनटू 1 मोल आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है। AMT मतलब है अमाउंट, आपको बार बार मैं बता चुका हूं, अमाउंट होता है AMT जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है। तो दो तरीके से डिफाइन करिए, या तो आप जोड़ दीजिए गैसियस कैटायन और एनायन को, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाइए, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी, या तो आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ दीजिए गैसियस कैटायन और एनायन में, तो जो एनर्जी तोड़ने में खर्चा होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। तो दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले से ही हम सब चलते हैं, बिकॉज गैसियस कैटायन एनायन से 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है, और वो लैटिस एनर्जी हम सब एक्सोथर्मिक होगा, रिलीज हुई है नेचर में, तो वो एक्सोथर्मिक यानी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, मोस्टली ये लेके चलते हैं। तो जैसे ही आप डिफिनीशन दोगे उसी हिसाब से साइन भी बदल जाएगा, लेकिन नॉर्मली वैसे हम माइनस लेके चलते हैं, बिकॉज सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना कि तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है A+ गैसियस B- गैसियस, ये दो कैटायन एनायन है, इन्होंने जुड़ के 1 मोल A+ B- बनाया है आयनिक सॉलिड। अब वहाँ पे जो डेल्टा H ये लिखा हुआ है, डेल्टा H LE दैट इज लैटिस एनर्जी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि गैसियस से सॉलिड में जा रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। और अगर फिर वही बात हुई कि इसको अगर आप तोड़ के फिर से 1 मोल A+ B- जो आयनिक सॉलिड है उसको A+ गैसियस और B- गैसियस में कन्वर्ट कर दें, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए दैट आल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक। हमें लगता है कि दोनों तरीके से आप समझ गए। जनरल नॉर्मल हमको वही लेके चलना है कि गैस के दो कैटायन एनायन को जोड़ के हम आयनिक सॉलिड बना रहे हैं,
ठीक है। आइए नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी जो होती है फोर्स पे डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना अच्छा होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं आयनिक सॉलिड्स के जो कैटायन एनायन है, तब आयनिक सॉलिड बनता है। और यहाँ फोर्स की बात आएगी, चार्ज की बात आएगी, वहाँ फोर्स की बात आएगी। तो फोर्स जो होता है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली होता है, और फोर्स आप जानते हो डायरेक्टली होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। Q1 Q2 चार्ज है उसके डायरेक्टली होगा, और R के इनवर्सली, R है रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो जो डायरेक्टली है उसको सबसे पहले अप्लाई करते हैं, मतलब चार्ज में ही डिफरेंस आ जाए तो फिर फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा और लैटिस एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर जो है रेडियस में आ गया तो उसको सेकंड अप्लाई करेंगे, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स के। तो ये फंडा भी बार बार यूज हो जाता है, साइज बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, लैटिस एनर्जी घट जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, LiCl, NaCl, KCl, ये तीन ही कंपाउंड लेते हैं, क्लोराइड हैं तीनों, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। अगर ये क्लोराइड में आप लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाओ बेटा, तो Li जो है वो छोटा साइज का है, रेडियस छोटा होगा क्योंकि चार्ज सभी में सेम है Q1 Q2, Li प्लस Cl माइनस, +1 -1 +1 -1 सभी में है। तो साइज पे डिपेंड करेगा, साइज Li प्लस का छोटा होगा, K प्लस का बड़ा होगा। साइज बड़ा, फोर्स कम, लैटिस एनर्जी भी कम। ये देखिए ऑर्डर बनाया कि नहीं बनाया। तो हमें लगता है कि आप लैटिस एनर्जी समझ गए। अब इसके और सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं वो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपने डेफिनेशन देखी है सारी चीज़ें, ठीक। आइए बेटा, आइए देखते हैं, हम सब कंपैरिजन करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी का एक्चुअली एप्लीकेशन है, उसी से हम कनेक्ट करके निकालते हैं। तो हेडिंग मैंने डाल दिया है कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो दो एक्चुअली इसका है, फर्स्ट है, मतलब दो तरीके से हम सब करेंगे, या दो तरीके के कंपाउंड्स मिलते हैं, एक ABC टाइप होता है, एक AB टाइप होता है। मतलब वैरायटी ऑफ एटम 2 हों और वैरायटी ऑफ एटम 3 हों, समझ रहे हो आप। कंपाउंड का फॉर्मेट चाहे जैसा हो, लेकिन टाइप ऑफ एटम या वैरायटी ऑफ एटम 2 हो या 3 हो, उसका अलग अलग हम सब कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ A+B- टाइप, AB2 या A2B टाइप, ठीक है। AB टाइप, A2B टाइप या A2B या AB2, दोनों हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो इस टाइप के हम करेंगे। इसमें देखिए B का आइटम ज्यादा है, A का आइटम ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वैरायटी या टाइप 2 ही है, A और B, ठीक। ऐसे के लिए अगर थर्मल स्टेबिलिटी आपको निकालना है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के। थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में डायरेक्टली होती है थर्मल स्टेबिलिटी। कहीं भी लगाओ, गूगल पे जाके आप सर्च भी कर लो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इसका 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 इसका, उसके बाद ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। बिकॉज हम तो इसका निकाल नहीं सकते, समझ रहे हैं आप। प्रैक्टिकली इसका डाटा लैब में निकलेगा, आपको जलाना पड़ेगा हर एक कंपाउंड का 1 मोल, समझ रहे हैं आप। तो 1 मोल या बनाना पड़ेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। तो थर्मल स्टेबिलिटी विल बी ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक। अगर वैल्यूज दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज दी नहीं होती हैं तो हमें दूसरी चीज़ों का सहारा लेना होगा। दूसरा है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली है लैटिस एनर्जी के, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी की वही होगी जहाँ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में तो कोई लैटिस होता नहीं है। यही चीज ध्यान रखना है आपको, जो अभी हमने बोल दिया ना बहुत इजीली, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी हमेशा आयनिक के लिए निकालते हैं, कोवेलेंट के लिए नहीं निकालते। अगर कोवेलेंट के लिए निकालते होते तो ऑलवेज मैं लिख देता यहाँ पे, लेकिन काश ऐसा होता, बिकॉज कोवेलेंट में तो कैटायन एनायन होते नहीं है। कैटायन एनायन जहां जहां होंगे, यानी आयनिक कंपाउंड्स जहां जहां होंगे, वहां वहां लैटिस एनर्जी होगी और वहां थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस के डायरेक्टली होगी, ठीक है। तो ये आप वहीं पे लगाएं जहां आयनिक कंपाउंड आपको समझ में आता है कि दिस इज आयनिक कंपाउंड, देन थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक। और इसी के बिहाफ पे कुछ ऑर्डर हमने बनाए हैं, आइए जरा देखते हैं। जैसे लिथियम का पूरा एल्कली मेटल के सारे हाइड्राइड्स हैं,
ठीक है, LiH, NaH, KH पूछ ले कोई कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, या थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो पहले लैटिस का आना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, आयनिक कंपाउंड है, हमको समझ में भी आ रहा है। तो हमने देखा कि Li प्लस का साइज छोटा होगा, R कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, साइज छोटा होता है LiH का तो ज़्यादा हो गया, सीजियम हाइड्राइड का सबसे कम, तो ये ऑर्डर हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का, यही ऑर्डर हो गया लैटिस एनर्जी का। दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसके हाइड्राइड हैं तो यहाँ लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, यही सेम ऑर्डर हो गया। कैल्शियम का ज़्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, कोई यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2 और MgH2, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ये आपने नहीं लिया। तो मैं आपसे बेटा बताना चाहता हूँ, हाइड्रोजन कंपाउंड में भी मैंने ये बात की थी क्योंकि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में ये बात आई थी कि जो है किससे हम बनाते हैं हाइड्रोजन, समझ रहे हैं आप, कौन से ऐसे मेटल का हाइड्राइड्स हम सब लेंगे, क्योंकि जब प्रिपरेशन हमने किया था तो उसमें एक प्रिपरेशन था वाटर से कि वाटर की रिएक्शन अगर मेटल हाइड्राइड से करा दी जाए तो भी हाइड्रोजन गैस और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो पीछे वाले लेक्चर में आप जाइए और वहाँ देखिए, फिर से रिवाइज करिए, फिर से 4 बार लिखिए, यही आपको करना है, बार बार आगे पीछे एकदम मथना है, तब आपके पकड़ में आ जाएगी चीज़ें, समझ रहे हैं आप। तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हो, वहाँ पर भी ये मैंने हिंट किया था, बात बताई थी कि आगे चल के हम सब डिस्कस करेंगे बेटा। और उसी चैप्टर में ये भी साल्ट लाइक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, सैलाइन हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, इस टाइप के हाइड्राइड के टाइप्स मैंने कराए थे। तो आयनिक हाइड्राइड में भी मैंने कराया था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम के हाइड्राइड कोवेलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते, बाकी ये सारे रिमेनिंग बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के सारे आयनिक होते हैं। तो जो भी फंडा अभी सब कुछ चल रहा है सब आयनिक के लिए चल रहा है, ठीक है, बिकॉज यस ब्लॉक टोटली आयनिक है, अच्छा आयनिक है, और इसके बाद जो हो जाएगा वो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, बट एस ब्लॉक में आयनिक करैक्टर बहुत ही हाईली डोमिनेंट है, ठीक। तो इसलिए मैंने बेरिलियम मैग्नीशियम को हटा दिया बिकॉज वो कोवेलेंट हो गए हैं, और ये आयनिक थे तो इसमें निकाल लिया लैटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी, समझ गए। अब आता है ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड का ऑर्डर, अच्छा सारे का मैंने एक साथ बना के नीचे लिख दिया, लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, LiF में कर रहा है, Li2O में कर रहा है, समझ रहे हैं आप, चाहे फर्स्ट डे का हो चाहे सेकंड डे का हो, जो भी आयनिक होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड में आप ये लगा रहे हो फंडा, दैट विल बी मस्ट बी आयनिक, समझ रहे हैं आप, मस्ट बी आयनिक आप कहेंगे, 100% होना ही चाहिए, अदरवाइज आप ये फंडा नहीं लगा सकते कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो इतना हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिए, हमको बताइए, इन्फॉर्म करिए, फ़ोन करिए, कुछ भी करिए, हमारे तक मैसेज आए ये कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड पूरे यस ब्लॉक हैं, अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पढ़ाऊंगा सेकेंड डे ग्रुप बेटा, वहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर है तो कहीं भी आप लगा दोगे, ठीक। तो आइए चलते हैं आगे। हाँ बेटा जरा ध्यान दें, इधर देखते हैं हम सब क्या है। अब सेकंड वाला पार्ट स्टडी करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी फॉर ABC टाइप कंपाउंड, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि जिसमें 2 वैरायटी के एटम थे, A और B। अब देखेंगे जिसमें 3 वैरायटी के आ जाएंगे, A, B, C, ठीक है। जैसे LiOH है, Li2CO3 है, समझ रहे हैं आप, 3 आइटम आने चाहिए, वैरायटी 3 होना चाहिए। देखिए पहले अच्छा इसके थर्मल ABC टाइप के, इसके पहले एक बात और बता दें आपको जो एक्सेप्शनल है, इसको नोट करना हमको ज़रूरी है बिकॉज ये ट्रैक से हट के मामला है। देखिए जितने क्लोराइड हैं फर्स्ट ए ग्रुप के क्लोराइड, ClCl, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड तक जो है, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी निकालेंगे तो लैटिस एनर्जी का तो जो ऑर्डर आता है वो आता है, करेक्ट है, लैटिस एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, जिसकी साइज बड़ी उसकी लैटिस एनर्जी कम। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी का जो बेटा है वो ये है कि KCl का सबसे ज़्यादा हो जा रहा है, KCl इज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। KCl, सीजियम क्लोराइड, RbCl, NaCl, LiCl, ये है। KCl सबसे नीचे आया, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ऐसा ऑर्डर हो जा रहा है, पूरा ट्रैक से हट के है, ये एक्सेप्शनल है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
बाकी और सब तो वही ट्रैक पे चल रहे हैं। इसको छोड़ दीजिएगा विकास जी, इसको एक्सेप्शन में डाल दीजिए, इसमें कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं करना है, सब इधर उधर हो गया है। ठीक, हाँ, हर बच्चा ये कह सकता है जैसे LICL का ज़्यादा हो तो KCL का ज़्यादा तो कर दिया, फिर LICL NaCl ऐसे ऑर्डर में करना चाहिए था। ये तो एकदम चौपटा नाश वाला टाइप का हो गया कि नहीं। सीजियम क्लोराइड का कैसे जाएगा, साइज बड़ा है, KCl का ज़्यादा कर दिया एक्सेप्शन करके, ठीक है, तो सीजियम को तो नहीं लाओ भाई, पहले LICL को ले आओ। आती बात ये दिमाग में आपके आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि सबका यही है कि जिसका साइज छोटा उसका ज़्यादा होगा। एक एक्सेप्शन ये हुआ कि इसका ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, उसका ज़्यादा हो गया, बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनमें तो एक पैटर्न सेम होना चाहिए, लेकिन वो भी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो बहुत ही बिग एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान रखें। मैं बस इतना कहूँगा आपसे कि एक्सेप्शनल है, इस पर कोई बहस हम सब नहीं करेंगे। ठीक, आगे चलेंगे हम सब थर्मल स्टेबिलिटी ABC टाइप कंपाउंड्स पे। ABC टाइप कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, या ज़्यादा कोई फंडा नहीं लगाना है। फंडा बस ये है कि बड़ा बड़ाई के साथ, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है। ये नेचर का रूल है, हमारे सोसाइटी का रूल है, समझ रहे हैं आप। सामाजिक रिश्ते जो भी बनते हैं सब बड़े बड़े छोटे बड़े जो होते हैं वो स्टेबल तभी होते हैं जब साइज आपका सेम हो, जब आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सेम हो, समझ रहे हैं आप। रिश्तेदारी आप देख लीजिए, क्या बहुत बड़ा जो अमीर होगा और बहुत छोटा होगा उसके यहाँ चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बहुत सारे रिश्तेदारियों में फ्लॉप हो जाता है, कुछ में चल जाता है, वो एक्सेप्शनल मान लो आप, लेकिन बहुत सारे में फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, सोच में अंतर आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे ABC टाइप का है उसमें बड़ा कैटायन होगा, बड़ा एनायन होगा स्टेबल, छोटा कैटायन छोटा एनायन स्टेबल, मतलब सेम साइज के दोनों हों तो स्टेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, स्मॉल कैटायन विथ स्मॉल एनायन इज स्टेबल, बिग कैटायन विथ बिग एनायन इज स्टेबल, एंड अगर बिग कैटायन हो जाए स्मॉल एनायन हो जाए तो अनस्टेबल, कोई भी हो जाए, वाइस वर्सा। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा कोई भी हो जाए, चाहे कैटायन का चाहे एनायन का, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, दोनों सेम साइज के स्टेबिलिटी। यही है ABC का फंडा, इसको ध्यान रख सकते हो आप बहुत इजीली, आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे Li2CO3 सीजियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन बड़ा होता है, दोनों में है, लेकिन सीजियम बड़ा है, Li+ छोटा है, या लिथियम आयन छोटा होता है। तो लिथियम आयन छोटा, कार्बोनेट आयन बड़ा, तो बड़ा छोटा स्टेबल हो पाएगा नहीं, इसलिए लिथियम के कार्बोनेट स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं। सब बनाते तो हैं लेकिन स्टेबिलिटी या स्टेबल ना होने के कारण ब्रेक हो जाते हैं, फिर लिथियम ऑक्साइड और CO2 में, और सीजियम के कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, मिलते हैं हमको। ठीक है, आइए इसके बाद आगे कुछ बातें करते हैं हम सब। पोलराइजेशन पावर PP इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आइए ज़रा देख लेते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि ABC टाइप की थर्मल स्टेबिलिटी हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी ABC टाइप में PP के इनवर्सली है। एक रिलेशन आपको मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आप रखते हो ध्यान में तो बहुत सारे कंपाउंड में आप निकाल ले जाओगे। PP इज पोलराइजेशन पावर, PP इज पोलराइजेशन पावर, PP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CC, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये जो आपको लगाना है थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली होगी PP के, ये फंडा तभी लगेगा जब ABC टाइप कंपाउंड हो। ये ध्यान रखना आप कि जब 3 वैरायटी आइटम आ जाए ABC टाइप कंपाउंड हो, तब थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। एंड पोलराइजेशन पावर आयनिक पोटेंशियल, ये बेटा जो होता है ये चार्ज अपॉन रेडियस के डायरेक्टली होता है, चार्ज अपॉन रेडियस के डायरेक्टली होता है। किसी भी आयन का पोटेंशियल दैट इज पोलराइजेशन पावर, कैटायन के लिए बेसिकली पोलराइजेशन पावर होता है, ठीक है, वो चार्ज अपॉन रेडियस के डायरेक्टली होता है। ठीक, तो ये आप PP निकाल सकते हैं और PP थर्मल स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। मैंने निकाला, कुछ चेक किया है, तो देखिए आप पोलराइजेशन पावर जो होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कुछ चीज़ों के, तो वो मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी आप मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी आप कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी आप मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, मेटल पर क्लोरेट, ClO4-2। हमें लगता है कि सारे आयंस आपको क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे आयंस हैं इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये पोलराइजेशन पावर की इनवर्सली होती है, और पोलराइजेशन पावर आपको निकालने में बहुत ही ईजी है, आप निकाल सकते हो, मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, बाई फजान्स रूल।
तो आप उसको निकाल लीजिए, पीपी निकाल लीजिए, और पीपी जब निकाल लेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इनवर्स में करना है इनके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के, इन सारे के जो आपको 5 बताया ये। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, बार बार इससे आपका पल्ला पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कि इससे छूट जाएं, मतलब आपके ये आना ही आना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर आप इसको रखें तो एकदम एक क्वेश्चन इसके आना ही आना है। ठीक, आइए जरा आगे चलें बेटा, आइए। हाँ बेटा आइए जरा देखते हैं हम सब ABC टाइप के कंपाउंड्स जो हैं, जैसा अभी आपको बताया कि PP के इन्वर्सली है थर्मल स्टेबिलिटी, तो जरा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, इसमें कहीं भी हाइड्रोक्साइड नहीं आया, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का पैटर्न कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं किया है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट और परक्लोरेट, यही 5 आपको बताए हैं हमने। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। हाइड्रोक्साइड का स्मूथली नहीं है, नहीं तो हाइड्रोक्साइड भी लिख देता। ठीक है, देखिए आप जरा इधर ध्यान दीजिए, लिथियम से लेके सीजियम के हाइड्रोक्साइड, लिथियम से लेके सीजियम तक कार्बोनेट, लिथियम से लेके सीजियम तक नाइट्रेट, सल्फेट लिथियम से लेके सीजियम तक, और बेरिलियम से लेके बेरियम तक, यानी सेकेंड डे वाले ग्रुप के जो मेटल्स हैं उनका जो है कार्बोनेट। ये मैंने सारा लिख लिया है, सभी में थर्मल स्टेबिलिटी मुझे चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया कि मेटल यहाँ पे लिखाया है, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, मेटल परक्लोरेट। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड वाला तो आप छोड़ दो, बाकी सारे का तो आप समझ गए होंगे क्या होगा बताओ। आप निकाल लो इसका PP, पोलराइजेशन पावर किसका ज़्यादा होगा, Li का कि सीजियम का? Li का। हजान्स रूल, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। अगर Li का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज PP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे कम Li वाले का होगा और सबसे ज़्यादा सीजियम का होगा। या ये कह सकते हो कि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल है और छोटा छोटे के साथ स्टेबल है, लेकिन बड़ा छोटा नहीं स्टेबल है। ठीक है, तो मैं हाइड्रोक्साइड को छोड़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दूं स्टेबिलिटी का। ठीक है, आइए ये देखिए बना दिया मैंने, सब थर्मल स्टेबिलिटी है, सब में लिथियम का कम है, चाहे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट हो, और चाहे सेकेंड डे का हो, कार्बोनेट, नाइट्रेट कुछ भी हो, सबका कम होगा, और सीजियम का ज़्यादा होगा या बेरियम का ज़्यादा होगा सेकेंड डे में होगा। तो हाइड्रोक्साइड में आए तो यहाँ पर भी यही फंडा है, फर्स्ट डे में भी कोई इसमें चेंज नहीं है। लिथियम हाइड्रोक्साइड कम होगा बिकॉज Li+ का जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जब ज़्यादा हो गया तो फिर वो बात गड़बड़ हो ही जाएगी। थर्मली वही स्टेबल होंगे जो अच्छे आयनिक होंगे ना, तो आयनिक अच्छे तो सीजियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये सारे बेटा आप देखिए सब हमने दिखा दिए, आपको डिस्कस कर दिए हैं, और आपको ये फंडा पता चल गया कि थर्मल स्टेबिलिटी हम सब कैसे निकालेंगे, चाहे वो AB टाइप का हो कंपाउंड, चाहे ABC टाइप का कंपाउंड, मतलब 3 वैरायटी के एटम आए, चाहे 2 वैरायटी के एटम आए। ठीक है, अब हम सब आगे और पढ़ेंगे इसमें। ठीक, आइए बेटा देखते हैं हम सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड लो IP। EPC क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और IP है आयनाइजेशन, पोटेंशियल है आयनाइजेशन, एनर्जी है आयनाइजेशन, एंथैल्पी कुछ भी बोलिए आप, IP आप जानते हैं, और EPC इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, IP बहुत लो होती है और अदर के कंपैरिजन में। ठीक है, पूरे टेबल में देख लीजिए तो फर्स्ट ग्रुप की IP सबसे कम होती है, बिकॉज वहीं से इंक्रीज करना स्टार्ट होती है। तो IP कम है इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बोला था दूसरा नाम इसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो अच्छे मेटल्स हैं, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इन सब वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ही हाई है।
अगर अपने पूरे फैमिली में देखें सारे रिएक्टिव हैं लिथियम से लेके सीजियम तक, बट अगर फैमिली में ही कंपैरिजन होने लगे तो सीजियम मोस्ट रिएक्टिव है और लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्शन करेगा लिथियम। सीजियम, क्योंकि सीजियम का सबसे लोएस्ट आईपी रखता है पूरे केमिस्ट्री में, पूरे टेबल में, पीरियोडिक टेबल में। आरबीटी का मतलब रिएक्टिविटी है बेटा, ये रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है भाई, तो पहला रिएक्शन हमने कराया है एक्शन ऑफ एयर या रिएक्शन विथ एयर, ये पहला है। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी आई। तो एयर में आप जानते हो बल्क में हमारे पास 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो मेटल ने एयर के साथ रिएक्शन की, दैट विल बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो M3N टाइप का नाइट्राइड बनाएगा और केवल एक ही बना पड़ता है लिथियम। ठीक है, ये देखिए अब लिथियम बना पाता है। अच्छा, रीजन क्या है अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी आप रुके रहिए थोड़ा, 4 सेकंड 10 सेकंड रुकिए आप। अभी हम जो है इसकी बात कर लें, उसके बाद ये बताएंगे आपको कि कौन क्यों बना पाता है और दूसरा क्यों नहीं बना पाते। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप वेट करेंगे। M3N जो होता है ये Li3N, मतलब Li3N लिथियम का नाइट्राइड इस मॉडल में बनेगा। सोडियम बाकी कोई भी नहीं बना पाएगा सीजियम तक। ठीक है, ओनली वन लिथियम बनाता है। दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो M2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है बेटा। और फिर अगर ऑक्सीजन और है तो ऑक्साइड से पराक्साइड और पराक्साइड से सुपर ऑक्साइड तक बन जाता है। ठीक है, यही एक इकलौता परिवार है जहाँ पे ये बात सुपर ऑक्साइड तक पहुँच रही है। बाकी ऑक्साइड पराक्साइड मिलते हैं लेकिन सुपर ऑक्साइड किसी अदर ग्रुप में न किसी एलिमेंट का नहीं मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना समझना और इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना, बिकॉज सुपर ऑक्साइड कहीं भी आएगा तो फर्स्ट एल्कली मेटल्स का ही आएगा। M2O टाइप का ऑक्साइड है। लिथियम से लेके सीजियम तक सब के ऑक्साइड बनते हैं, कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। और पराक्साइड में जब आओगे M2O2 टाइप की पराक्साइड में तो लिथियम का पराक्साइड नहीं बनता है। बाकी लिथियम को छोड़ के जितने सब हैं सब पराक्साइड बनाते हैं। लिथियम क्यों नहीं बनाता उसके लिए वेट करिए, अभी पूरा पॉइंट आपको मैं लिखाऊंगा। और बनता है शुरू में लेकिन स्टेबल नहीं होता तो टूट जाता है। Li2O2 जो होता है लिथियम का पराक्साइड वो बनता है, ऐसा नहीं बनेगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसकी बात अभी करेंगे हम, वेट करिए आप थोड़ा सा। और फिर O2 ऑक्सीजन से करा दिया तो MO2 बन गया सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में लिथियम का और सोडियम दोनों का सुपर ऑक्साइड अनस्टेबल है, नहीं बन पाता। पोटेशियम से बाकी मेंबर का सबका बनता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबका बनेगा, लेकिन फर्स्ट 2 मेंबर लिथियम एंड सोडियम नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये बातें हो गई। अच्छा, अब इस ऑक्साइड पराक्साइड सुपर ऑक्साइड यहीं पे नीचे हम सबको लिखना है कि कौन डायामैग्नेटिक है और कौन कलर्ड है। ठीक है, आइए जरा ये भी बातें इसी के नीचे आप नोट्स जो बना रहे हैं या देख रहे हैं जैसे भी समझ रहे हैं इसी के नीचे एक बार लिखिएगा कॉपी पे, जिससे ये बात और हमको हो जाए कि कलर और डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की भी बात हो जाए। देखिए जरा ये बेटा जरा देख लीजिए, हमने बताया ना आपको कि इसी ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के नीचे आपको नोट करके रखना है। और ये है, ये ऑक्साइड के नीचे आपको लिखना है कलरलेस होते हैं, पर ऑक्साइड कलरलेस होगा, सुपर ऑक्साइड कलर्ड होगा। कलर्ड क्यों होगा? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होता है सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड डायामैग्नेटिक होता है और ऑक्साइड भी डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड पर ऑक्साइड डायामैग्नेटिक है DMG और PMG पैरामैग्नेटिक है सुपर ऑक्साइड, और जो भी पैरामैग्नेटिक होगा दैट विल बी कलर्ड एंड डायामैग्नेटिक ऑल आर कलरलेस। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये आप जानते हो। मैंने बोला था आपको कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डायामैग्नेटिक। इवन कहो या पेयर्ड कहो, पेयरिंग हो, दो दो का सेट हो जाए। ठीक है, पेयरिंग हो तब भी डायामैग्नेटिक और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, ये आप जानते हो। तो जिसका भी आपको निकाला जाए, क्योंकि इसमें खूब मिलेंगे क्वेश्चन साहब लगाएंगे तो आपको मिलेंगे वो कि डाया कौन है पैरा कौन है, तो निकालना पड़ेगा। तो सारे कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर याद रखिए और एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐड कर लीजिए। या तो ये भी ना कर पाए आप तो क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका ऐड कर लीजिए। बैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। अगर ऑड आता है तो पैरामैग्नेटिक, इवन आता है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। ठीक,
तो जो क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बता देंगे हम। ठीक, आइए आगे चले हम सब। आइए बेटा जरा देखते हैं हम सब आगे क्या हुआ है। देखिए मेटल हो, मेटल ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, कोई भी टाइप का हो, सिंगल मेटल हो या ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हो, वाटर से रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उससे रिएक्शन करके वो मेटल का कार्बोनेट बना लेता है। आपको याद हो शुरू में ही मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, या एल्कली का मतलब ही बेसिक है। और होते क्यों हैं? क्योंकि इनके जो मेटल होते हैं इनके ऑक्साइड बनते हैं नेचर में ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्साइड बन जाएंगे, परऑक्साइड बन जाएंगे, सुपर ऑक्साइड बन जाएंगे, और इनके मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, मेटल के कार्बोनेट बनाएंगे। तो इनका सबका नेचर जो है बेसिक होता है, इसलिए इसके पूरे ग्रुप को हम सब एल्कली मेटल्स बोलते थे। ठीक है, तो ये बन जाता है, रिएक्शन हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप जान ही रहे हो कि चाहे मेटल स्वयं हो या फिर उसके ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कोई भी हो, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट सब बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये अभी मैंने बोला था आपसे कि लिथियम का नाइट्राइड ही क्यों बनता है, बाकी सब लोग नहीं बना पाते। तो लिथियम नाइट्राइड एग्जिस्ट ड्यू टू 2 रीजन्स, वो जान लेते हैं हम सब। पहला रीजन है ड्यू टू हाई PP ऑफ Li। ठीक है, Li आयन, ठीक है, Li प्लस आयन। तो लिथियम प्लस आयन के जो है, लिथियम प्लस आयन के जो पोलराइजेशन पावर है वो काफी हाई होता है। साइज छोटी इसलिए पोलराइजेशन पावर ज्यादा, इसलिए जो है ये लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम सो डायगोनल रिलेशन विथ मैग्नीशियम, दूसरा कारण है कि मैग्नीशियम के साथ ये डायगोनली रिलेशनशिप में होता है। तो लिथियम वही बात मानता है जो मैग्नीशियम कहता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और लिथियम भी बना लेता है। लिथियम से कहते हैं लिथियम के फैमिली वाले, जैसे सब फैमिली के लोग हैं, तो जैसे हमारे सबके फैमिली में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। ठीक है, आप पूरी केमिस्ट्री देखिए तो पूरी केमिस्ट्री एक सोसाइटी है और हर वैरायटी के लोग हैं। जैसे इसमें भी दुष्ट, बदमाश, गुंडे, सही, नोबेल लोग, पढ़ने लिखने वाले, नहीं पढ़ने लिखने वाले, सब वैरायटी के लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिथियम के फैमिली के लोग सोडियम से लेके सीजियम, फ्रांसियम तक सभी लोग बोले कि आप, हम सब नहीं बनाते, आप क्यों बना रहे हो, हमारे परिवार के हो। मैग्नीशियम बनाता है वो दूसरे परिवार का, बना देने दीजिए। तो नहीं मानता है लिथियम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि लिथियम जो है वो बेटा फर्स्ट ए ग्रुप में विभीषण का काम करता है, क्योंकि विभीषण ने भी अपने घर का पूरा सूचना दे दिया दूसरे को, दूसरे पार्टी को दे दिया। ठीक है, भले वो सब ठीक था या गड़बड़ था उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर की बात दूसरे से शेयर करने वाली बात जैसे हुई, तो वैसे लिथियम ने किया, विभीषण ने किया, और यहाँ लिथियम कर रहा है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है, तो यही एक काम नहीं किया है कि लिथियम नाइट्राइड बनाया बिकॉज मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किया है जो डायगोनली रिलेशनशिप की वजह से ही आता है, और केवल लिथियम का मिलता है और फैमिली में कोई नहीं देता। ठीक, तो 2 रीजन थे, इसको आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट है KO2 इज गुड सप्लायर ऑफ O2। KO2 यानी KO2 क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। गुड सप्लायर है O2 का, गुड एब्जॉर्बर है CO2 का। सो यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल, ब्रीथ मास्क एंड सी डाइविंग। समझ रहे हैं आप? स्पेस कैप्सूल क्योंकि ये गंदा चीज एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अच्छा चीज आपको दे रहा है। ऑक्सीजन हमारे चाहिए लाइफ के लिए, और हम सब जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो CO2 होता है। तो CO2 हम सब निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ये सप्लाई कर रहा है और CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे बढ़िया कोई कंपाउंड हो सकता है क्या? नहीं। तो जितने भी स्पेस वाले हैं वो यूज कर लेते हैं एज ए कैप्सूल बना के। बात हो रही है ब्रीथ मास्क, ब्रीथ करने के लिए जो मास्क है, और आज तो मास्क के बारे में आप खूब अच्छे से जान ही रहे हो। और सी डाइविंग, समझ रहे हैं? समुद्र जो गोताखोर होते हैं, अंदर घुसते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। ठीक, आइए देखिए रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है। ये KO2 रिएक्शन करता है CO2 से, तो देता K2CO3 प्लस 3/2O2। तो ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम डजंट फॉर्म स्टेबल पेरोक्साइड ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। लिथियम के पेरोक्साइड स्टेबल नहीं बनते या नहीं बना पाता। उसका पहला कारण है स्मॉल साइज ऑफ ये लिथियम आयन। लिथियम आयन का साइज छोटा होता है इसलिए। दूसरा कारण है हाई PP, ठीक है, हाई पोलराइजेशन पावर है और स्मॉल साइज है, इसलिए Li2O2 यानी लिथियम का पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता।
नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम परऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक कंपाउंड बट इट इज लाइट येलो कलर। आपको बताया था कि परऑक्साइड कलरलेस होते हैं बिकॉज डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि सोडियम परऑक्साइड लाइट येलो कलर का क्यों होता है। तो देखिए क्या रीजन है। लाइट येलो कलर कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्टेबल Na2O2। अनस्टेबल इसमें जो है, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। दोनों जगह परऑक्साइड नहीं होगा, ये गलती हो गई थी, हमने वहां परऑक्साइड लिख दिया था। सोडियम परऑक्साइड तो है ही जो है, वहां सोडियम सुपर ऑक्साइड होना चाहिए था बस। सोडियम का है, पोटेशियम नहीं बोल रहा हूँ, सोडियम। देखिए सोडियम परऑक्साइड कह रहे हैं डायमैग्नेटिक होता है, फिर भी लाइट येलो कलर क्यों देता है। तो उसका रीजन ये है कि इसमें थोड़ा अमाउंट में अनस्टेबल सोडियम सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और सबको पता है सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो इस वजह से जो ये हल्का सा पीला कलर आ रहा है सोडियम परऑक्साइड में, वो सोडियम परऑक्साइड की वजह से नहीं, सोडियम सुपर ऑक्साइड की वजह से है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया। अब चलें आगे हम सब, ठीक। आइए, हाँ बेटा जरा ध्यान देंगे हम सब। आइए देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज में क्या है। रिएक्शन विथ वाटर है, वाटर के साथ मैंने रिएक्शन किया है, कराया सबका। या आप ये समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है यहाँ, या MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल हो, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हो, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ये पोटेशियम के सब बनते हैं, तो इसलिए पोटेशियम का हमने ले लिया है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन कराया है। अगर मेटल करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर ऑक्साइड करता है तो 2 मोल KOH बन गया है। K2O2 रिएक्शन करता है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये आपको याद हो कि हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में ये H2O2 की प्रिपरेशन कर चुके हैं, वहां से ये पॉइंट है। तो अगर वाटर का कराओगे बेटा 0 पे तो KOH के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो फिर ये टूट जाएगा, केवल ऑक्सीजन मिलेगी आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और KO2 सुपर ऑक्साइड वाटर से करेगा तो ये मिलेगा, H2O2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है हमको। KOH तो बनेगा, सबको पता है। अब ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको बोलते हो आप, ये सब चीज़ का हमको ऑर्डर बनाना है। तो देखिए आप जितने भी ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाइड्रोक्साइड, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही, डिक्रीज कर रही है, देखना है। तो मैंने तो ये बना के आपको दिखाया है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। अच्छा, बेसिक कैसे ज़्यादा है, मैंने बताया था कि जो OH माइनस दे दे वो ज़्यादा इजली अच्छा बेस होगा। तो OH माइनस ये अच्छा दे देगा कि वो दे देगा। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो सॉलिड स्टेट में चेक की जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चेक होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी वो दे भी देता है, लिक्विड आता है तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म भी हो जाता है उतना जल्दी। तो बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ा सा विरोधाभास लग सकते हैं आपको एक बार में। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो IP के भी होती है इनवर्सली, क्योंकि IP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लेकिन इजिली वो हिट करेगा जिसकी IP लो हो। तो IP लो तो बेसिक स्ट्रेंथ हाई। तो सीजियम की IP लो होती है, सीजियम प्लस। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड बनने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, लेकिन Li प्लस यानी LiOH बनने में ज़्यादा समय लगेगा, बिकॉज लिथियम की IP ज़्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे, PP के इनवर्सली होती है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में ये नहीं होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जिसका भी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, या फिर आप समझ लो कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो कैसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है Li में, LiOH में, क्यों, क्योंकि वो उनका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, या कैटायन का साइज छोटा है।
और इसमें कम है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। सॉल्युबिलिटी हमने बताया कि सब अलग अलग मीडियम में होते हैं, सॉल्वेंट में जब डालोगे तब की सॉल्युबिलिटी है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना जल्दी वो ब्रेक भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा इनका हो गया। KSP भी इनका ज़्यादा हो गया, ठीक है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। तो हमें लगता है ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब आते हैं हम सब आगे। देखिए ये हाइड्रोक्साइड हैं, उसमें लिथियम का हाइड्रोक्साइड हीट करोगे तो तुरंत टूट जाएगा Li2O और H2O में। लिथियम का हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है, देख रहे हो आप, स्टेबिलिटी में कह रहा हूँ सबसे ज्यादा थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम नहीं, ठीक। तो लिथियम हीट करने पर अपने ऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, बट रिमेनिंग जो है सोडियम से लेके सीजियम तक ये सारे हाइड्रोक्साइड हीट करने पर कभी भी ब्रेक नहीं होते, कभी भी ब्रेक नहीं होते। हीट करो इसको चाहे जितना, आप टूटने वाला नहीं है। और लिथियम का जो है ये टूट जाता है, उसका रीजन है कि थर्मली ये स्टेबल नहीं है, और ये सब थर्मली बहुत ही हाईली स्टेबल है, ठीक है। पोलाइजेशन पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, जिससे भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, हमने आपको बता दिया। रेट ऑफ रिएक्शन, ये 2 पॉइंट देख लीजिएगा जरा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विथ वाटर इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, वाटर के साथ रिएक्शन बढ़ती जाती लिथियम सीजियम। व्हाइल लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन सीजियम, बट इट इज ड्यू टू द डिक्रीजमेंट इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। समझ पाए आप कुछ? कह ये रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम से सीजियम की तरफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है एल्कली मेटल का विथ वाटर, ये इंक्रीज करता है, यानी सीजियम का सबसे ज्यादा, लिथियम का सबसे कम। लेकिन ऐसा है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर भी ऐसा हो रहा है। अब बताओ, जो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा हो वो पीछे चला जाए, ये कैसे हो रहा है? तो उसका रीजन इन्होंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट होता है लिथियम से सीजियम की तरफ। आगे देखिए, ड्यू टू लेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम it is easily melted and increase their surface area for the reaction and so high rate of reaction than lithium। ठीक है, यही होता है कि गॉड सबको सब कुछ नहीं देता है, देता है कुछ तो छीन भी लेता है कुछ। लिथियम को क्या दिया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाली ताकत। अब लिथियम पूरे इस गुरूर में आ गए हैं कि मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मेरे से ज्यादा ताकत किसके पास है। और सीजियम वगैरह और सब तो दबे हुए थे, बहुत ही डिप्रेस थे कि भाई लिथियम निकल गया है। और विभीषण भी है, मानेगा भी नहीं किसी की बात, नहीं। एक तो जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और दूसरे विभीषण हुआ, किसी की बात ही नहीं सुनता है। और सीजियम का क्या है? सीजियम का जब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक आए। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और सीजियम का सबसे कम है अपने फैमिली में। तो सीजियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो रिएक्शन आप कराओगे तो लिथियम ज्यादा जल्दी फैलेगा, मेल्ट करेगा, फैल जाएगा कि सीजियम? सीजियम होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इजिली मेल्ट करके जल्दी फैल जाता है, और जितने लोग रिएक्शन करने आए हैं सबका मोस्ट वेलकम कर लेता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई है, सबका स्वागत कर रहा है, तो सबसे रिएक्शन होना तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और जो गुरूर में थे, जो इस अहंकार में थे कि हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फंस जा रहे हैं, वो मात खा गए यहाँ पे, बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट जब तक वो मेल्ट करेंगे तब तक सीजियम यहाँ रिएक्शन कर चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए अहंकार, गुरूर नहीं होना चाहिए किसी चीज का। है आपके पास, ठीक है, आप जो है थैंक यू बोल दीजिए गॉड को कि आपने हमको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाया, थैंक यू। बट मेल्टिंग पॉइंट नहीं दोगे, आप मेल्ट नहीं कराओगे तो रिएक्शन मैं करूंगा कैसे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम कई बार पूछी जाती है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन डाउन है, ऐसा क्यों है? तो आपको बताना होगा कि बिकॉज सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सो इजिली मेल्टेड एंड इंक्रीज देयर सरफेस एरिया and react with all type of elements and have high rate of reaction in comparison to lithium.
तो ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, समझ के आप रखिए, ठीक है। तो ये रीजन था, हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम सब आगे। बेटा आइए बेटा जरा देखते हैं हम सब रिमेनिंग पार्ट जो हाइड्रोक्साइड्स का है वो देख लेते हैं। जैसे कुछ कॉमन नेम्स हैं, NaOH सोल्यूशन को कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाए तो सोडा लाइम बोलते हैं। लाइम मतलब होता ही ये चूना नहीं, तो ये हो गया CO के साथ सोडा लाइम, सिंपली सोल्यूशन होगा तो कास्टिक सोडा, KOH का सोल्यूशन होगा तो कास्टिक पोटास, और KOH को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रखेंगे तो पोटास लाइम बोलते हैं। दूसरा है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला MH होता है, आयनिक नेचर के होते हैं इसलिए हमने प्लस माइनस भी दिखा दिया, कैटायन एनायन। मेटल को हाइड्रोजन के साथ सिंपली हीट कर दोगे बन जाएगा हाइड्राइड MH टाइप का। जैसे सोडियम H2 के साथ आ गया ट्वाइस NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हैं आप। पोटेशियम सब बनाते हैं। और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं टॉप टू बॉटम अगर आएंगे LiH से लेके सीजियम हाइड्राइड तक, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा लैटिस एनर्जी घटेगा। तो नीचे वाले की लैटिस एनर्जी कम है, ऊपर वाले की ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी AB टाइप का कंपाउंड है तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा, क्योंकि थर्मली स्टेबल नहीं है, हीट करने पर टूटेगा कौन? नीचे वाला यानी सीजियम हाइड्राइड। तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। सोडियम लिथियम, लिथियम सोडियम आल्सो मेक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड लाइक LiAlH4 एंड NaBH4। तो सोडियम और लिथियम एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड BH4। ये सब जो होते हैं आपके विच आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर NaBH4 का यूज मिलेगा आपको, ज़्यादा रिएक्शंस में ये मिलते हैं, ठीक है। तो लिथियम और सोडियम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बना लेते हैं और वो मैंने आपको लिखा दिया। तो ये हाइड्राइड के सारे पॉइंट हो गए। अब हम सब चलेंगे कार्बोनेट्स पे। तो आइए देखते हैं जरा कार्बोनेट्स के बारे में। हाँ बेटा आइए जरा देखते हैं हम सब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के बारे में। तो कार्बोनेट का जनरल फार्मूला हो जाएगा एल्कली मेटल में M2CO3 और बाइकार्बोनेट का MaHCO3। ये बना दिया Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2 सीजियम का कार्बोनेट। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था कि थर्मल स्टेबिलिटी यही होता है, ठीक है। ABC टाइप कंपाउंड है और पोलराइजेशन पावर के इन्वर्सली होता है थर्मल स्टेबिलिटी, इसका भी आपको बताया था। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, परक्लोरेट, ये जितने भी होते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन के जस्ट इन्वर्सली होती है। हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं शामिल था, ये सब बात अभी पीछे किया है मैंने। तो थर्मल स्टेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, यही ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ सीजियम कार्बोनेट या सीजियम वाले की हमेशा ज़्यादा होती है, ये भी अभी आपको डिस्कस किया था हमने। वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है, वाटर सॉल्युबिलिटी का ज़्यादा है, उसका रीजन है वही पोलराइजेशन पावर या कोएलेंट कैरेक्टर। आप इनमें क्या बता सकते हो कि ज़्यादा कोएलेंट कौन है? लिथियम कार्बोनेट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। फजांस रूल लगाइए आप, कार्बोनेट को हटा दीजिए तो Li प्लस सबसे छोटा है, स्मॉल जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्मॉल जो होता है वो ज़्यादा कोएलेंट होता है, ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होता है। तो कोएलेंट ज़्यादा वो है, आयनिक ज़्यादा, ये कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? तो पानी में जो पोलर डिजॉल्व, पोलर जो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक बोलते हैं ना, आप बताओ। पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेम नेचर के लोग सेम नेचर में घुलते हैं, सेम कंपाउंड सेम नेचर। तो वही हमने लगाया, वाटर सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स में ज़्यादा होगी। ये आयनिक कंपाउंड है और वो कोएलेंट हो चुका है, इसलिए वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और KSP भी उसी के साथ बढ़ेगी। नहीं समझ पाए? ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो है कार्बोनेट का ऑर्डर सारे। फिर बात आती है बेटा कि थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया ये बहुत स्टेबल है, सीजियम कार्बोनेट और लिथियम नहीं। बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, छोटा छोटे ABC में भी बताया था आपको। तो ये छोटा और बड़ा वाला कॉम्बिनेशन है, इसलिए देखो हीट करने पर तुरंत टूट जा रहा ऑक्साइड और CO2 में।
बाकी सोडियम से लेके सीजियम तक नाक रगड़ डालोगे। बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने आएगा, आप गलत कर दोगे, पक्का है, मुझे विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि मैं जब बच्चों को देता था, बताता था, सब कुछ हाईलाइट करता था, बाद में फिर वही क्वेश्चन उनके सामने आता, तो बहुत सारे बच्चे लगा देते थे कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2। समझ रहे हो आप? तो आप चाहे जैसे इसको दिमाग में बैठा लो, नाक रगड़ डालो, गलत करोगे आप। और केवल लिथियम का कार्बोनेट अपने ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है हीट करने पर। सोडियम ऑक्साइड से लेके सीजियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से लेके सीजियम कार्बोनेट तक कोई भी कार्बोनेट हीट करने पर टूटने वाला नहीं है, CO2 देने वाला नहीं है, चाहे जितना आप टेम्परेचर करिए। भले ये काले पड़ जाएं, भले ये ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी, ठीक है, लेकिन ये टूट के CO2 और ऑक्साइड में तो टूटना ही नहीं है, ठीक है। और बार बार ये क्वेश्चन आया है, बार बार कई बच्चे गलत कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे हाईली जो है इसको थोड़ा सा जो है मैक्सिमाइज कर रहा हूं, या आप समझो कि बहुत ज्यादा इस पे फोर्स या कर रहा हूं। उसका रीजन यही है कि बहुत बच्चे गलत करते हैं, और आप भी गलत करेंगे, इसको नोट करके लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए जहां भी आप कॉपी में लिख रहे हो कि गलत करेंगे, ठीक है, हमसे गलत हो जाएगा। तो क्योंकि नोट्स वोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, वहां पे आप अपने स्टाइल में वो लिख लीजिए, ठीक है, कि जो है पिंकू तुम गलत करेगा, ठीक है। और गलत करेगा जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये आपसे गलती होगी, क्योंकि ये जस्ट बहुत ही इजी होता है कि कार्बोनेट किस में टूटेगा, ऑक्साइड CO2 में। कोई भी कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड CO2। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो अपने ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, लेकिन उसमें यही है कि एक्सेप्ट जो है एल्कली मेटल कार्बोनेट, और ये बातें हमको भूल जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको भूलिएगा मत, ये सारे को कार्बोनेट कुछ नहीं बनने वाला, लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है, टूट जाता है। बट इफ हैव क्रिस्टलाइन वाटर देन रिलीज आफ्टर हीटिंग। ये देखिए, अगर किसी के पास क्रिस्टल के फॉर्म में वाटर है, जैसे Na2CO3.10H2 है, तो फिर वाटर वेपर्स तो मिलेंगी। एक बार क्वेश्चन आया कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट व्हाट इज द व्हिच गैस आफ्टर हीटिंग सोडियम कार्बोनेट, व्हिच गैस। तो किसी ने लगाया CO2 गैस, किसी ने लगाया H2O गैस, ऑप्शन दिया गया था। तो CO2 गैस कहाँ से मिलेगी? जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि Na2CO3 टूटने वाला ही नहीं, तो CO2 O2 कहाँ से मिलेगी आपको? अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, क्रिस्टल के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो हीट करोगे तो वही वाटर वेपराइज हो जाएगा स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मिलेगा बार बार ये। जनरली ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट एल्कली मेटल कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा अभी आपको हिंट दिया था मैंने, सॉल्युबिलिटी रूल्स बताए थे, सॉल्युबिलिटी रूल्स हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में आपको बताए गए, वहीं से ये पॉइंट फिर आ गया है कि सारे के सारे मेटल कार्बोनेट आघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, केवल और केवल फर्स्ट ए के मेटल कार्बोनेट को छोड़ के, यानी एल्कली मेटल कार्बोनेट को छोड़ के, और साथ में एक और लेना है अमोनियम कार्बोनेट को भी छोड़ के। तो अमोनियम कार्बोनेट, एल्कली मेटल कार्बोनेट को छोड़ दीजिए, तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे मैं आपको रेड मार्क लगा देता हूं, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट वाला लोगो लगा दिया अपना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो ये बात कुछ हो गई, कुछ और बातें हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से, उसको आगे कर। यस बेटा, आइए जरा देखते हैं हम सब रिमेनिंग पॉइंट जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स के हैं। देखिए, एक्सेप्ट लिथियम बाई कार्बोनेट ऑल अदर एल्कली मेटल बाई कार्बोनेट एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड
while lithium bicarbonate exists in solution state like magnesium bicarbonate। समझ गए आप? बोलो। मैंने आपसे कहा था कि जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम से रिलेशन, लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप में रहता है। जो जो मैग्नीशियम कहेगा वो लिथियम करेगा, इसीलिए लिथियम को मैंने विभीषण बोला है। तो मैग्नीशियम होते हैं सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड में होते नहीं। बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम के होते हैं किसमें? सॉल्यूशन स्टेट्स में। और लिथियम के किसमें हो जाएंगे? सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप? तो डायगोनली जो है सिमिलर है या डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं लिथियम मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, इसलिए लिथियम का बाइकार्बोनेट भी होता है। लेकिन पूरे एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट में केवल लिथियम का ही होगा, बाकी सारे लोग सॉलिड होते हैं। ठीक, तो यही मैंने लिखवाया। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए देखिए, बाइकार्बोनेट को हीट करने पर कार्बोनेट, CO2 और वाटर मिलता है। किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट हीट करिए तो सोडियम का बाइकार्बोनेट हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट TH2O CO2 मिल जाएगा। ऑल द बाइकार्बोनेट आर एसिडिक साल्ट्स, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है एक, तो ऑल द बाइकार्बोनेट आर एसिडिक साल्ट एंड नेवर एग्जिस्ट विद बेस। तो अगर ये एसिडिक है या एसिड है तो इसके साथ बेस रिएक्शन नहीं कर सकता, बेस रिएक्शन कर सकता है, इसलिए बेस के साथ रह नहीं सकता। क्योंकि जैसे इसके साथ कोई बेस रखोगे तैसे वो बेस इसके H के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन होके आगे बढ़ जाएगा। बोलो, तो जब आगे बढ़ जाएगा तो आपके लिए हो जाएगा बेकार। अब आइए जरा सोडियम कार्बोनेट पे बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है वो क्या है? नाम इसका देखना है भाई, कॉमन नेम पूछते हैं तो इसका है सोडा एस। दूसरा है, अगर एक वाटर लगा दो सोडियम कार्बोनेट में, एक वाटर हो जाए तो नेट्रॉन या क्रिस्टल कार्बोनेट बोलते हैं। 10 वाटर हो जाए तो वॉशिंग सोडा, जानते ही हो, ठीक है। 10 वाटर सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर वॉशिंग सोडा, K2CO3 परलेस या पोटास बोलते हैं। K2CO3 विथ Na2CO3 इज फ्यूजन मिक्सचर, और NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस स्टार्च, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस स्टार्च अगर मिला दो सोडियम बाइकार्बोनेट में, पाउडर बना दो, ये हो गया बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में है डिफरेंस। ठीक, जलेबी बनाने में मैदा में जो डालते हैं क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है। और जितने भी बेकरी के सामान बनते हैं उसमें क्या डालते हो? बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारे उसी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बेकरी वाले जितने आइटम बनते हैं। तो ये सब हमको पूछे जाएंगे, फ्यूजन मिक्सचर क्या है, पोटास क्या है, परलेस क्या है, सोडा एस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। कॉमन नेम इसके जितने भी कार्बोनेट के थे मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका कार्बोनेट हो जाता है फिनिश, ठीक। अब आएगा नेक्स्ट, आगे चलेंगे हम सब। आइए बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सब नाइट्रेट्स, ठीक है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बाद है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का जनरल फार्मूला MnO3। जनरली ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। एल्कली मेटल नाइट्रेट नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना आप, एल्कली के लिए ही केवल मैंने बोल रहा हूं, जनरल पॉइंट है, किसी के लिए भी लगा सकते हो आप। सारे के सारे मेटल नाइट्रेट्स वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ हैं ऐसे लेकिन रेयरेस्ट हैं। तो इसलिए बोल देते हैं जनरली ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। अब जितने भी हैं इसमें लिथियम से लेके सीजियम नाइट्रेट तक, बहुत अच्छा कौन सा घुलेगा? सीजियम नाइट्रेट। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सीजियम नाइट्रेट। आपको बताया था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, परक्लोरेट जितने भी होते हैं उनकी पीपी की इनवर्सली होता है। तो पीपी ज्यादा किसका है? लिथियम का, तो सबसे कम हो जाएगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग, ठीक है।
सीजियम नाइट्रेट थर्मली स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में चेक करा जाएगा। सॉल्युबिलिटी देखोगे तो ज्यादा आयनिक जो होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। आयनिक कौन होगा? ये लिथियम नाइट्रेट तो कोवेलेंट हो चला है। क्यों हो चला है कोवेलेंट? क्योंकि फजांस रूल के अकॉर्डिंग Li+ का जो है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है मोर कोवेलेंट करेक्टर अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। ठीक है, तो ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा ये इंक्रीज करता जाएगा वाटर सॉल्युबिलिटी, और वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो ये तीनों का ऑर्डर हो गया। ठीक, बोलो भाई, बोलो नहीं, कैसे बोलोगे आप बताओ? आप बोलोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बोलो, ठीक है? बिकॉज बोलना थोड़ा सा ज्यादा ब्रेन में जब वाइब्रेशन होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आइए जरा देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। देखिए एल्कली मेटल्स में जितने भी नाइट्रेट्स हैं, जितने वैरायटी ऑफ नाइट्रेट्स हैं, उनको मैंने जो है 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। मतलब सारे नाइट्रेट्स जितने भी वैरायटी के हैं उनका हीटिंग इफेक्ट है, सब यहीं पे करा दे रहा हूं, जिससे आपस में कोरिलेट करके आप समझ करो, ध्यान करो, याद कर लो, जैसे भी है सारे एक साथ होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट में पहला केस हमने लिया है एल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करने का। एल्कली मेटल के नाइट्रेट MnO3 जो होते हैं, ये हीट करोगे तो MnO2 और O2 में टूट जाते हैं, मतलब नाइट्राइट बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। 8 से 8 हो जाएगा, नहीं नाइट्रेट है और नाइट्राइट है। लेकिन विभीषण जो है वो नहीं मानते। आप जान रहे हो विभीषण क्यों मानेंगे भाई? परिवार का कहना उनको मानना नहीं, इसीलिए नाम उनका विभीषण पड़ा है। और वो है मिस्टर लिथियम। लिथियम नाइट्रेट जो है कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हम NO2 बनाएंगे, हम तो मैग्नीशियम से चिपके हैं, मैग्नीशियम की तरीके करेंगे तो मैग्नीशियम की तरह करेंगे। तो सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, सोडियम नाइट्राइट बन गया और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस, बैलेंसिंग के फॉर्म में देखें तो ऑक्सीजन गैस हाफ मोल निकल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसके। अब दूसरा क्या है, केस 2 केस 3, वो आगे करते हैं आगे। आइए हाँ बेटा जरा फोकस करेंगे इस पे, देखते हैं। नाइट्रेट के सारे मैंने लिख दिए। ठीक, एक केस आपको बता चुका है एल्कली मेटल का, बाकी 2, 3, 4 केस, मतलब 3 केस और हैं, टोटल 4 केस हैं, तो वो आइए डिस्कस कर लेते हैं। केस सेकंड है बेटा हीटिंग ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड सम अदर बाइवैलेंट मेटल नाइट्रेट्स। बाइवैलेंट मेटल नाइट्रेट्स हो गया, टूटेगा मेटल ऑक्साइड NO2 और हाफ O2 में, इस तरीके से ब्रेक होता है। M+2 जो है आपका, वो उसमें तो सारे आगे फर्स्ट ए ग्रुप वाले Pb+2, Zn+2, Sn+2, कॉपर+2 भी ऐसे ही टूटता है, और Li+ विभीषण मैंने लिख दिया है, Li+ भी ऐसे ही टूटेंगे। मतलब लिथियम का ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। लिथियम नाइट्रेट ने कहा कि मेरा जिगरी दोस्त है मैग्नीशियम, मैं मैग्नीशियम को नहीं छोड़ सकता, तो मैं नहीं छोड़ सकते तो ऐसे ही देंगे ये भी। तो ये है मोनोवैलेंट, लेकिन रखा गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? सिचुएशन ऐसी होगी उस तरीके से आपको आयन बनाना पड़ेगा। थर्ड बेटा जो है केस 3, वो हीटिंग ऑफ सिल्वर और मर्क्यूरिक नाइट्रेट। सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट्स हैं, उनका क्या होता है, थोड़ा अलग बिहेवियर है उनका। देखिए आप सिल्वर नाइट्रेट जेंटली हीट करोगे तो AgNO2 प्लस हाफ O2 में, और अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया तो AgNO2 और O2, यही डिफरेंस है। NO2 O2 तो इसके पहले भी बन रहा है, लेकिन उसमें मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ केवल मेटल सेपरेट हो जा रही है। तो मरकरी और सिल्वर के जो नाइट्रेट्स होते हैं, इसमें मरकरी और सिल्वर अलग हो जा रहे हैं टोटली। ठीक है, देखिए आप मरकरी का जो नाइट्रेट है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट हीट करोगे, मरकरी अलग हो जाएगा NO2 और O2, समझ रहे हो आप? तो सिल्वर और मरकरी में सिल्वर मरकरी अलग हो जाएंगे। केस 4 और लास्ट वाला केस है हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे N2O बन जाएगा वाटर। नाइट्रोजन फैमिली में ये N2O का प्रिपरेशन भी है। अगर आपने वीडियो लेक्चर हमारे देखे हैं या देखेंगे 12th क्लास में, 11th वाले बच्चे जो हैं, तो आप पाएंगे कि ये अमोनियम नाइट्रेट से हम सब N2O बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। ठीक है, बनाने का तरीका भी देख लो आप। देखिए 2 N है तो 2 N ले लीजिए, 4 H है, 3 ऑक्सीजन है। 4 H 3 ऑक्सीजन के साथ वाटर के फॉर्म में सेट नहीं हो पाएंगे। देखो आप 2 मोल मैंने निकाला, तब भी 2 मोल में 2 ही ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया N2O के साथ।
और इससे पहले तो आप इसको समझ लो, इसके छोटे भाई को अमोनियम नाइट्रेट है जो ये अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। देखो 2 N है तो दोनों N2 निकल गया, 4 H 2 ऑक्सीजन है, 2 मोल वाटर निकल गया। लेकिन जब एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, ये N2O का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये कुछ अलग हो रहा है इसमें। नाइट्रेट ये भी हैं, बाकी सारे नाइट्रेट का मैंने आपको डिस्कस कर दिया, यही 4 वैरायटी के हैं, 5वां कोई है नहीं। इसी तरीके से हीट करने पर ये सब ब्रेक्स होते हैं, ठीक। तो ये सारा डिस्कस हो गया नाइट्रेट्स। अब चलेंगे हम सब आगे, ठीक। ये जरा देखते हैं सल्फेट। सल्फेट के बारे में, सल्फेट का जनरल फार्मूला M2SO4। ये बना लिया, सारे सल्फेट हैं, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए सल्फेट में अभी मतलब बताया था आपको हमने कि कार्बोनेट मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, परक्लोरेट, ये सारी चीजें कोई थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। बार बार वही चीजें आ रही हैं, तो ये जनरल हो गया, आप सबको पता हो गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी आयनिक करैक्टर की वजह से, और KSP बढ़ रहा है, ठीक है। ज्यादा आयनिक है, पोलर है, तो घुल जाता है वाटर में, वाटर सॉल्युबिलिटी, KSP और थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। लिथियम का ज्यादा, PP ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन हो जा रही है। एक बात यह है कि आपको पता है कि जो है जो एलम होता है, एलम फिटकरी, एलम बनाने में सल्फेट का यूज होता है, लेकिन लिथियम सल्फेट का यूज नहीं होता। नेवर फॉर्म एलम ड्यू टू स्मॉल साइज। तो लिथियम एलम का फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा है। तो दूसरे के साथ जब ये आता है तो बहुत छोटा बहुत बड़ा वाली बात हो जाती है, फिर सेटिंग नहीं हो पाती। तो फिर लिथियम सल्फेट नेवर फॉर्म एलम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये है कि मेटल का कोई भी सल्फेट होगा, अगर कोक के साथ हीट किया जाए तो मेटल का सल्फाइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी भी कोई भी सल्फेट आ जाए, जनरल एल्कली मेटल के लिए ही नहीं बोल रहा हूं मैं, XYZ कहीं से भी आप कोई भी सल्फेट ले आइए, कोक के साथ हीट कराइए, उस मेटल का सल्फाइड और CO निकलेगा। देखिए सोडियम सल्फेट कोक के साथ हीट किया, सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया है, ठीक। सोडियम सल्फेट का एक नाम होता है, कॉमन नेम, वैसे तो सोडियम सल्फेट है ही, साल्ट केक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा केक है जो नमक का बना हुआ है, ठीक है। बर्थडे केक होता है तो ऐसे साल्ट केक भी है ये, ठीक। तो साल्ट केक को ये हीट किया तो ये बन गया। तो ये जनरल है, किसी के लिए भी लगा सकते हो। किसी का भी मेटल का सल्फेट होगा, कोक के साथ हीट करने पर उस मेटल का सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। आइए जरा आगे देखते हैं हैलाइड्स। सल्फेट यही छोटा सा था, खत्म हो गया। हैलाइड CMX टाइप के हैलाइड्स बनाता है, एल्कली मेटल्स, ठीक है। और LiCl, NaCl, KCl से लेके सीजियम क्लोराइड तक जाएंगे हम सब। आयनिक करैक्टर बेटा नीचे जाने पर इंक्रीज करता है, बार बार आपसे कह रहा हूँ, आयनिक करैक्टर बढ़ता है। सीजियम क्लोराइड इज मोर आयनिक और LiCl इज लेस आयनिक, दैट इज मोर कोएलेंट, ठीक है। मैंने लिखा भी है मोर कोएलेंट। तो आयनिक करैक्टर बढ़ता जाता, करैक्टर की बात होती है, ये बता सकते हैं आप। थर्मल स्टेबिलिटी की बात आपको बताया था कि यहाँ के बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। KCl का सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हो जाती है, LiCl की सबसे कम। अभी यही इसी लेक्चर में आपको पहले शुरुआत में ही मैंने ये बात एक्सप्लेन की है। लास्ट में आप आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये है, तो आपको पूरा डिटेल इसके बारे में भी पता है कि KCl का ज्यादा होता है थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, रीजन हमने वहां पे नहीं दिया था शायद, यहाँ पे मैं रीजन भी दे रहा हूँ आपको। किसी की क्यूरोसिटी होती है कि क्या रीजन रहा होगा, तो इतना मैं हिंट किया हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन। HOF का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, HOF का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, समझ रहे हो आप। हीट ऑफ फॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं HOF। तो इसकी वैल्यू जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की है, नेगेटिव वैल्यू हाई होती है KCl के लिए, KCl के लिए हाई होती है, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अगर क्लोराइड में देखें तो। और अगर कोई अदर देखें, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में, तो वही नॉर्मल फंडा लगेगा जो आप निकालते हो, ठीक है। आइए कुछ आगे देखते हैं कंपाउंड्स के, जो फ्लोराइड वगैरह के हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। आइए, हाँ बेटा आइए जरा ध्यान दीजिएगा इधर। जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हैलाइड्स में वो देखते हैं हम सब। लिथियम हैलाइड जो है आपका, सोडियम हैलाइड, ये जितने भी हैं सारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोराइड जो है, अगर उनमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओ आप
तो अभी आपने आपको बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी में अगर कंपैरिजन करना है और ए बी टाइप के वो कंपाउंड है, क्योंकि दो ही हैं, आप देखो सभी में दो एटम है, वैरायटी ऑफ एटम या टाइप ऑफ एटम दो हैं, और ऐसे में अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी निकालना है तो, और आयनिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना, आयनिक में लगा रहा हूँ, कोवेलेंट में नहीं लगा रहा हूँ। अगर कोवेलेंट वाला फंडा लगा दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी आप निकाल सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, यानी साइज जितना छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इसकी LIF की, और थर्मल स्टेबिलिटी भी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का यही आर्डर है और यही आर्डर होगा लैटिस एनर्जी का, तो आप निकाल सकते हो, कोई इसमें नई बात नहीं है। वाटर सॉल्युबिलिटी की इससे डिफर कर गई, थर्मल स्टेबिलिटी अभी तक जितना मैं करा रहा था वहां पर भी थर्मल स्टेबिलिटी वही हो रही थी और वाटर सॉल्युबिलिटी भी वही हो रही थी। सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर दूसरा हो रहा था क्योंकि वहां ABC टाइप कंपाउंड था, लेकिन वाटर सॉल्युबिलिटी यही हो रहा था क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी रिलेटेड है आयनिक कैरेक्टर से या पोलैरिटी से, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो इसको भी पोलर चाहिए। सीजियम फ्लोराइड में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है और ज्यादा पोलैरिटी है, क्योंकि PP या जो LIF का है पोलराइजेशन पावर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा था, इसलिए वो घुल नहीं पाएगा उतना अच्छा। तो ये हो गया वाटर सॉल्युबिलिटी का आर्डर। ठीक है, और इसमें अच्छा फ्लोराइड से करते करते आयोडाइड तक आ गए हम सब। क्लोराइड का अलग से आपको बता चुका हूं मैं, ब्रोमाइड का भी यही होगा, जान रहे हो आप। तो लिथियम से लेके सीजियम आयोडाइड तक हम आ रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अभी तो थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम फ्लोराइड की ज्यादा थी, यहाँ आप कह रहे हो सीजियम आयोडाइड की ज्यादा है। ये क्या चक्कर है भाई, हर जगह बदलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि आयोडाइड का साइज बहुत बढ़ गया है। अगर आप ऐसे जाइए लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता जाता है, और अगर टॉप टू बॉटम जाओ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो आयोडीन का साइज सीजियम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, या ये समझो आप कि सीजियम भी नीचे है आयोडीन भी नीचे है, और साइज दोनों का बड़ा होता है। तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल है, बिगर कैटायन स्टेबल विद बिगर एनायन, या लार्जर कैटायन स्टेबल विद लार्जर एनायन। इसलिए सीजियम आयोडाइड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू लिथियम आयोडाइड, बिकॉज लिथियम आप देखो तो पूरा डायगोनली हो जा रहा है। लिथियम प्लस आपका है कहाँ पे, सेकेंड पीरियड में, और आयोडीन जो है एकदम लास्ट में नीचे आ जा रहा है। तो अगर इनका आप बनाने लगेंगे तो एक बड़ा एक छोटा होने की वजह से लिथियम आयोडाइड अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। थर्मली स्टेबल है सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली होती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी बता रही है कौन कितना अच्छा लैटिस या सॉलिड है। तो लैटिस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। और आपको पता है पोलराइजेशन पावर के भी जो है मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो ला रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो सॉलिड अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ होगा। आयनिक में अच्छा सॉलिड बनता है, तो पोलराइजेशन पावर के इनवर्सली हो जाएगा और लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली। जरा इसका फायदा देखिए आप, क्या मिलेगा आपको। देखिए सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है ये चार लोग। तो इसमें अगर आप निकालेंगे मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर, तो आप बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोडियम सभी में है तो सोडियम से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब आपको कंपैरिजन करना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस में। तो अभी हमने बताया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट पोलराइजेशन के इनवर्सली है। आप देखिए पोलराइजेशन किसका ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। तो आपको फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि जिस एनायन का साइज ज्यादा होगा, लार्जर एनायन है मोर पोलराइजेशन पावर, तो आयोडाइड का भाई ज्यादा है। I- का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा और इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी या लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए पोलराइजेशन ज्यादा है सोडियम आयोडाइड में, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई और NaF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद हैलाइड में, इसमें देख लीजिए, इसमें भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं इसको, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के क्लोराइड्स हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। ये LiCl तुरंत नीचे आ जा रहा है, सबसे नीचे। इसमें NaCl की सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो रही है।
तो बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया भाई, तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लिथियम क्लोराइड ज्यादा कोवेलेंट हो चुके हैं। अब ये सब चक्कर चल रहा है आयनिक वाला, आयनिक करेक्टर रहेगा तब ये सब बात होगी। आयनिक करेक्टर ही नहीं रहा लिथियम क्लोराइड के पास। लिथियम ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर एंड कोवेलेंट करेक्टर, लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने सारे परिवार वालों से कम हो जा रहा है, ठीक है। और पूरे परिवार में जो सबसे ज्यादा हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पे आयनिक करेक्टर बहुत अच्छा है। आयनिक करेक्टर ऊपर वालों में खूब अच्छा होता है, क्योंकि आप देखिए तो नीचे जाने पर आयनिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन LiCl बहुत ही हाईली कोवेलेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिक्रीज करना पड़ा, बाकी सब ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी से कनेक्ट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो हैलाइड से रिलेटेड है, वो करा देते हैं आपको, उसके बाद ये पूरा हैलाइड वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, ये देखिए बेटा, एक्सेप्ट लिथियम एंड सोडियम, यही दो को छोड़ना है, एल्कली मेटल में इन दोनों को छोड़ देना है आपको। एक्सेप्ट लिथियम एंड सोडियम, all other alkali metal halide have a tendency to combine with extra halogens। यानी आप समझ लो कि लिथियम सोडियम छोड़ दोगे तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये बच गए। तो ये सब एक्स्ट्रा हैलोजन, जैसे देखिए आप Ki है, आयोडीन के साथ जुड़ के Ki3 बना लेता है, और K, अगर आप Ki3 को आप आयनाइज कराओगे तो K प्लस I3 माइनस मिलेगा। I3 माइनस कुछ नया टाइप का आयन हो गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हैलोजन से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, लेकिन लिथियम सोडियम में एब्सेंट है ये। सीजियम ब्रोमाइड आपको देखिए बहुत सारे जगहों पे आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको मिलेगा CsBr3। आप पूछते हैं कि ये टूटेगा तो कौन कौन से आयन देगा, तो भाई सीजियम प्लस दे देगा और Br3 माइनस दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सारे में तो नहीं होती, लिथियम सोडियम को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब में ये टेंडेंसी मिलती है। बाकी डिटेल में इसका हाइड्रोजन्स में हम सब पढ़ेंगे फिर एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ये आपका वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो है वो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम सब लिक्विड अमोनिया से एल्कली मेटल की रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, कोई भी नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी समझना है कुछ ना कुछ आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।